दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सर्वनायक सर्वरण का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने जो है प्रथम अध्याय ख़त्म कर लिया था। अब हम द्वितीय अध्याय करते हैं, तिलिस्मा का तिलिस्मा। शाबाश साथियों, हमें यही तकनीक अपनाते रहना होगा। कैसी तकनीक है यह, जिसमें हम युद्ध करने के स्थान पर वानरों की भांति सिर्फ उछल कूदी कर रहे हैं। इन विशालकाय प्रतिमाओं के पैर ही एकमात्र जगह है जहां इनके हथियार नहीं पहुंच पा रहे। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इनके वार से प्रतिमाओं के चारों ओर की भूमि टूटकर गहरी खाई बन रही है और उस खाई के नीचे उतरती हुई सीढ़ियां नजर आ रही है, यानी तिलिस्मा में प्रवेश की कुंजी ये पूर्वजों की प्रतिमाएं ही थी। निसंदेह कोई सोच भी नहीं सकता कि कुंजी ये प्रतिमाएं होगी। सिवाय तुम्हारे, तुमने अपने पिता जैसे ही कुशाग्र और तीव्र मस्तिष्क पाया है भेड़ाक्ष। चलो सब लोग बारी बारी इन प्रतिमाओं के वारों से बचते हुए इन सीढ़ियों की तरफ छलांग लगाओ। सावधान रहना साथियों, अब हम तिलिस्मा में प्रवेश कर चुके हैं। आगे कुछ भी हो सकता है। जाने कहाँ लेकर जाएगी ये सीढ़ियाँ हमें, शायद हमारी मंजिल की ओर। हमारे रहते तुम लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पा सकते। योबुरो गोबुरो यहिंगा, शैतान बुड्ढगे, ये तो शैतान बुड्ढगे है। बाप रे, शैतान बुड्ढगे वापस आ गए। शैतान बुड्ढगे, ये क्या भला है? अत्यंत नृशंस हत्यारे है यह शैतान बुड्ढगे। लेकिन यह भुजंग देश के असली शैतान बुड्ढगे नहीं हो सकते। शैतान बुड्ढगे की लाशें तो हमने अपने हाथों से ही गिराई थी। ये जरूर थी यह तिलिस्मा द्वारा रचित असली शैतान बुड्ढगे के मायावी छद्म रूप है, परंतु नृशंसता में यह असली शैतान बुड्ढगे से किसी भी तरह कमतर नहीं है। योबुरो गोबुरो यहिंगा, शैतान बुड्ढगे, हे भेड़िया देवता मदद। यहिंगा, लाख कोशिशें कर लो पर तुम हम लोगों को परास्त नहीं कर सकते। यह ले बुड्ढगे अपनी धृष्टा का दंड। लेकिन शूरवीरों ने इस आश्चर्य की कल्पना भी नहीं की थी। क्या जादू है यह? कौन सा मंत्र है? मरकर दोबारा जिंदा हो रहे हैं। यह कोई जादू या मंत्र नहीं है। यह तिलिस्मा ही इन्हें दोबारा जिंदा कर रहा है। अब बोलो शूरवीरों, कैसे बचोगे शैतान बुड्ढगों से? तुम्हारे कोई भी वार हम पे नहीं मार सकते। जब शत्रु का सामना करने की कोई कारगर युक्ति ना हो तो पलायन नीति अपनानी पड़ती है। ये कमबख्त तो वानरों की तरह दीवार और इस तहखाने की छत पर दौड़ते हुए हमारे पीछे आ रहे हैं। इनकी गति काफ़ी तेज है। यह जल्द ही हम तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि इनके हथियार पहुंच जाए, मैं अपने बाणों से मार्ग बंद करके इन्हें रोकने की चेष्टा करता हूँ। यह प्रयास भी व्यर्थ है। भागो, कहाँ तक भागोगे? हम भी तुम्हारे ही इंतजार में बैठी है। 3 चुड़ैले, बाजाल, चमजोई और उल्लूक, ये भी खत्म हो चुकी थी। इन्हें भी इस तिलिस्मा ने ही बनाया है। अब तो दोनों तरफ से बुरे फंसे यार। एक और शैतान बुड्ढगे है और दूसरी ओर 3 चुड़ैल। भागने और बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है। यह तिलिस्मा हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। सोचने समझने का मौका भी नहीं दे रहा। हमें सोचना होगा कि यह पुराने शत्रुओं को सामने क्यों ला रहा है। चूँकि मैं यहाँ का नहीं हूँ और अब तक मैंने कोई भी वास्तविक युद्ध भी नहीं किया है, इसलिए मेरा कोई भी शत्रु नहीं जिसका कि यह तिलिस्मा प्रतिरूप बना सके। यानी अभी हमारे और भी शत्रुओं के प्रतिरूप आ सकते। फिलहाल तो इतना ही काफ़ी है। हम तीनों इन चुड़ैलों को संभालती है, तुम लोग बुड्ढगों को संभालो। अब भागना छोड़कर युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं बचा। मुझे तो सदैव यही मार्ग पसंद आता है। यह भेड़ाक्ष युद्ध में हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा? यह लड़का लाख पराक्रमी सही, पर यह इसका पहला युद्ध होगा। मृत्यु को इतना निकट देखकर यह घबरा गया है शायद। घमासान युद्ध आरंभ हो चुका था, जहाँ पुराने शत्रु भिड़ रहे थे। मृत्यु ने तो मुझे
मातृत्व का स्नेह दिया है। भले माता से कौन कौन डरता है। एक ना एक दिन माता की गोद में ही वापस जाना है, लेकिन जाने से पहले खुद को सिद्ध तो कर लूं, ताकि जिस दिन अपनी माँ की गोद में पहुंचूं, उस दिन गर्व से कह सकूं कि देख माँ, तेरा सपूत ने तेरा शीश को झुकने नहीं दिया। शत्रुओं का समूल नाश करके आया है तेरा पुत्र। शत्रु से जब भी लड़ो अपना संपूर्ण बल झोंक दो। यह मेरे गुरु राज ने सिखाया है मुझे, किंतु मेरी माता मृत्यु ने सिखाया है कि बल के साथ साथ बुद्धि का भी पूर्ण रूप से प्रयोग करो, क्योंकि जहाँ बल और छल काम नहीं आता, वह बुद्धि काम आती है। बाजार का कटा हुआ हाथ वापस उसके शरीर से नहीं जुड़ पाया, बल्कि गायब हो गया। तुरिन, वेणु, पीकू, आप इन चुड़ैलों के वारों को शैतान बुड्ढगे पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करें। कार मैं उस उल्लू के पंखे को इस तरह मरोड़ती हूँ कि इसके वार का निशाना शैतान बुड्ढगों की फौज बने। चुड़ैल के वार से शत विशत हुए पड़े शैतान बुड्ढगे गायब हो रहे थे। यानी यह तिलस्म शत्रु खुद ही एक दूसरे की काट है। तिलस्म में आने वाला कोई भी योद्धा अपने शत्रुओं से नहीं लड़ता रह जाएगा। किसी के दिमाग में यह उक्ति नहीं आएगी कि यह मायावी प्राणी खुद ही एक दूसरे का काट हो सकते हैं। इनके वारों को एक दूसरे पर ही प्रक्षेपित करो। कुशल व दक्ष योद्धा अपने शत्रुओं को ही एक दूसरे के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग करते चले गए। तिलस्म का पहला चरण पार हो गया। तुमने आदित्वित्व, सूझबूझ और कुशाग्रता का प्रदर्शन किया है भेड़ाक्ष। जिस मार्ग को 3 चुड़ैल रोक कर खड़ी थी, उस पर सामने एक विशाल द्वार नजर आ रहा था। फिर प्रतीक्षा किस बात की, आगे बढ़ते चलो। द्वार के पार तो ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए। हे सातों परिया, सुषुम्ना, सुराधना, उदनवसु, विश्वक्रमा, उदावासु, विश्वयचा और हरिकेशा, आपके मार्गदर्शक से हम इस कृत्रिम सर्जन शक्ति का निर्माण कर पाए। अब आप लोग इसे कोई अच्छा सा नाम दे। ब्रह्माक्ष्य, ब्रह्मा जी की सर्जन शक्ति से निर्मित इस कृत्रिम गर्भाक्ष का नाम ब्रह्माक्ष्य ही होना चाहिए, जहाँ किसी भी बालक का जन्म 9 माह में नहीं 9 पलों में ही संभव है। देवपुत्र, ये तो देवपुत्र हैं, और 7 परियां, ये सभी भी इस तिलस्म की रची हुई माया है तुरीन। इनका ध्यान हमारी ओर पड़ रहा है। घुस बैठिए, ये यहाँ कहाँ से आ गए? ये अवश्य ही यहाँ ब्रह्माक्ष को हासिल करने आए होंगे। हमारे रहते यह ब्रह्माक्ष तक नहीं पहुँच सकते। युद्धक देवा, आक्रमण करो इन पर। ब्रह्माक्ष यानी यह सब कुछ तिलस्म या तिलस्मा की तिलस्म शक्ति से जुड़ा हुआ है। मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि ये तिलस्म के इस चरण में हमारा लक्ष्य वह ब्रह्माक्ष ही है, जिसके ये देवपुत्रों और तिलस्म प्रतिरूप रक्षा कर रहे हैं। अगर यह वास्तविकता ब्रह्माक्ष है, तो इसका मतलब यह तिलस्म भी तिलस्मा की शक्ति से ही बना हुआ है। यानी इसे तोड़ पाना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, दूसरा खंड अब समाप्त होता है। अब बारी आती है तीसरे खंड की, फ्लाइंग जोकर। तिलस्मा ने तिलस्मा के रूप में यह सर्कस बनाया है। यह पूरा सर्कस वैसे ही स्टेज किया गया है जैसे मेरे बचपन के समय में जुपिटर सर्कस स्टेज किया जाता था। पर यह कैसा तिलस्म है? यहाँ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर अभी मुझे यहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। एक्रोबेट रोप हिल रही है, जिसके अभी ही कोई इस पर झूल कर उतरा हो। यानी मेरे अलावा कोई और है यहाँ पर। ध्रुव की छठी इंद्री ने क्षण के 100वें हिस्से में ही खतरा भाप लिया, और अगले ही पल ध्रुव का शरीर हवा में बैलेंसिंग बॉल्स के ऊपर से कलाबाजी खाकर एक्रोबॉट रोप्स की ओर बढ़ चला।
बैलेंसिंग बॉल्स जैसे ही एक दूसरे से स्पर्श हुई, पूरा सर्कस गगन भेदी धमाकों से ढल गया। बड़म! हवा की तेज सरसराहट, फ्लाइंग ड्रैगन्स जिनका प्रयोग जुपिटर सर्कस के छुर्रेबाज रंजन करते थे। सही समय पर पास आते बारूद की गंध आ गई मुझे, वरना मेरा हाल भी इन बैलेंसिंग बॉल जैसा ही हो जाता। खंजरों की बरसात हर ओर से हो रही थी। इनसे बचने के लिए मुझे अपने शरीर को गतिमान रखना होगा। यह स्पेशल कैनन्स कुछ देर पहले तक रिंग में नहीं थी। इन बड़ी कैनन्स से मुझे पर गोले दागे जा रहे हैं। इनका साइज काफ़ी बड़ा है और संख्या काफ़ी ज़्यादा। कैनन बॉल्स ब्लास्ट हो रही हैं और भीतर से जोकर निकल रहे हैं जिनकी पीठ पर पैराशूट बंधे हुए हैं। यह तो एक विशेष एक्ट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस एक्ट को पहले देख चुका हूँ, पर याद नहीं आ रहा। बूम बूम बूम। अगर ऐसे एक्ट और ध्रुव जैसे कलाकार आज भी होते तो सर्कस की विधा कभी विलुप्त होने की कगार पर नहीं आती। ऐसा शो तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा यार। भाई साहब, मेरी तो नाक फटी की फटी रह गई। बस लार्ज बकेट बटर पॉपकॉर्न मिल जाते तो मज़ा आ जाता। दुनिया ख़त्म हो रही है और इन्हें बटर पॉपकॉर्न चाहिए। क्या तुम लोगों को स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आती? तुम बात को गलत ढंग से ले रही हो शक्ति। गलत ढंग से हम अपनी धरती को जलते हुए छोड़ कर आए हैं और मैं तुम सभी को बच्चों की तरह व्यवहार करते देख रही हूँ। कोई मुझे समझाएगा कि इस बात को सही ढंग से कैसे लिया जाए। और नागराज, तुमसे ऐसा व्यवहार की अपेक्षा मैंने कभी नहीं की थी। फिर क्या अपेक्षा थी तुम्हारी शक्ति? क्या तुम यह चाहती हो कि मैं अपने दल के सदस्यों पर हर पल इस बात का दबाव बनाए रखूं कि अगर वे हारे तो वे अपने युग के हर इंसान की मौत के जिम्मेदार होंगे? क्या ये हर एक क्षण इस बोझ के साथ परफॉर्म करे कि आज तक जिस दुनिया को वे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते आए, वे इनके देखते देखते ही बर्बाद होने वाली है? इन्हें भली भांति पूरी वस्तु स्थिति का आभास है, बस इन्होंने धैर्य और संयम नहीं खोया है। अगर कोई नायक मजाक ज़्यादा करता है तो हमें लगता है कि वह उसके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। हमें नायक चाहिए, स्कूल के हेडमास्टर नहीं। स्कूल के हेडमास्टर नहीं चाहिए तो नायकों के नाम पर स्कूल बच्चे भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो? हम में से लगभग हर नायक को यह सौभाग्य मिला है कि देश की सरहद पर तैनात जवानों को हमने बहुत पास से देखा है। उन जवानों के पास हमारी तरह कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं है। हर घड़ी हर क्षण में दुश्मन के हमले और अपने देश की सुरक्षा के दबाव में रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो इनके पीछे इनका परिवार, इनके बूढ़े माँ बाप, इनके छोटे अबोध बच्चे उसी देश में दर दर के मोहताज बन जाएंगे जिसकी रक्षा के लिए वे अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या उसने भी उनके हंसने, बोलने और खुश रहने का अधिकार छीन लोगी तुम? उनकी लाश के ऊपर सियासत का कभी ना खत्म होने वाला खेल खेला जाएगा, फिर भी वे लोग जिंदा दिल रहते हैं, खुश होना चाहते हैं, बंदूक के साए में रेडियो पर अपने फरमाइश गीतों को सुनते हुए गुनाना और नाचना जानते हैं। हम लोग अक्सर जिसे अपना हीरो, अपना आइडल मानते हैं, उसे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, भगवान बनाकर पूजन लगते हैं और उससे अपेक्षा भी यही करते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति बनकर तथास्तु मुर्दा में खड़ा रहे। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी शरारतों के लिए जग प्रसिद्ध है। क्या उनके विनोद स्वभाव से उनकी अपने धर्म, अपने कर्तव्य की प्रतिनिष्ठा घट जाती है? तुम लोगों की सोच और विचारधारा जो भी है
उससे मैं सहमत नहीं हूँ और कोई ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें सहमत होने की। एक दूसरे की सोच और विचारधारा से सहमत हो। हम एक टीम है, भेड़ों का झुंड नहीं कि एक भेड़ खाई में कूदे तो दूसरा पीछे पीछे पूरा झुंड कूद जाए। जरूरी है कि हर टीम मेंबर की सोच और कार्य प्रणाली अलग हो, बस उद्देश्य एक होना चाहिए। जैसे फिलहाल हमारा उद्देश्य सर्वनायक प्रतियोगिता को पूरा करना है, उसे कोई टीम मेंबर हंसते खेलते पूरा करता है या फिर ज्वालामुखी बनकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युगम आगे क्या करेगा, कौन सा युग बचेगा, हमारा अगला कदम क्या होगा, यह सोचने का समय अभी नहीं है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं तक था और प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो तो। और आगे भी सर्वनायक सीरीज़ की सारी कॉमिक्स में जल्द ही चैनल पे अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।